नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं, जो है स्टेट मशीन डायग्राम्स। सुनने में ये नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर कोई सॉफ्टवेयर हमारे व्यवहार को कैसे ट्रैक करता है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के सफ़र में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ब्लूप्रिंट्स पर, फिर स्टैटिक और डायनामिक मॉडल्स का अंतर समझेंगे। उसके बाद स्टेट मशीन की बनावट यानी उसकी एनाटॉमी को डिकोड करेंगे, कुछ रोजमर्रा के बेहतरीन उदाहरण देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये स्टेट मशीनें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए ब्लूप्रिंट्स, और हमें इस मॉडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या बिना किसी नक्शे या लेआउट के एक पूरी की पूरी रिहायशी सोसाइटी बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? बस ठीक इसी तरह बिना किसी ब्लूप्रिंट के कोड लिखना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसे समझने के लिए जाने माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रैडी बूच की एक बात याद आती है। उनका कहना है कि अच्छे सॉफ्टवेयर की तैनाती तक ले जाने वाली सभी गतिविधियों में मॉडलिंग एक केंद्रीय हिस्सा है। हम अपने सिस्टम की वांछित संरचना और व्यवहार को संप्रेषित करने के लिए मॉडल बनाते हैं, और यह बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि अंततः ग्राहक हमेशा एक बेहतरीन और काम करने वाले सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देते हैं, सिर्फ अच्छे कोड के लिए नहीं। और एक अच्छी वास्तुकला या आर्किटेक्चर ही वो चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के फेल होने के जोखिम को कम करती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं। यहीं पर एंट्री होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी यूएमएल की। अगर भारी भरकम तकनीकी शब्दों को हटा दें तो यूएमएल बस एक स्टैंडर्ड चित्रमय भाषा है जिसे ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने बनाया था। इसका काम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वैचारिक और भौतिक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आसान शब्दों में कहें तो ये डेवलपर्स के लिए एक अल्टीमेट टूलकिट है। इसकी मदद से वे किसी भी समस्या को विजुअल रूप में यानी चित्रों और डायग्राम्स के जरिए बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, स्टैटिक बनाम डायनामिक मॉडल्स, यानी सॉफ्टवेयर को दो अलग अलग नजरियों से देखना। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो अलग अलग लेंस से देखा जा सकता है। पहला है स्टैटिक या स्ट्रक्चरल व्यू। ये किसी घर के फ्लोर प्लान की तरह होता है जो बताता है कि सिस्टम की बनावट कैसी है। इसका पूरा फोकस ऑब्जेक्ट्स और उनकी विशेषताओं पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है डायनामिक या बिहेवियरल व्यू, जो उस घर की दीवारों के अंदर दौड़ रही बिजली की तारों के जाल जैसा है। ये व्यू ऑपरेशंस की सीक्वेंस, टाइमिंग और उन घटनाओं पर केंद्रित होता है जो सिस्टम में बदलाव लाती हैं। मतलब स्टैटिक व्यू दिखाता है कि चीजें कैसी दिखती हैं, जबकि डायनामिक व्यू ये कैप्चर करता है कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं और कैसे रिएक्ट करती हैं। और ये हिस्सा बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को स्पष्ट करता है कि यूएमएल डायग्राम्स का पूरा परिवार आखिर बटा कैसे है। अगर हम ध्यान दें तो बिहेवियर डायग्राम्स वाली शाखा के ठीक नीचे स्टेट मशीन डायग्राम मौजूद है। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि स्टेट मशीनें सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ डायनामिक या व्यवहारिक पहलू को मॉडल करने के लिए बनी है। ये डायग्राम्स किसी रुकी हुई चीज के नहीं, बल्कि एक्शन, घटनाओं और प्रतिक्रियाओं की पूरी कहानी बयां करते हैं। आइए अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 3, स्टेट मशीन की संरचना और इसके मुख्य घटकों को समझना। अब हमें यह समझना होगा कि एक स्टेट मशीन डायग्राम असल में किन चीजों से मिलकर बनता है। इसका सबसे पहला और बुनियादी घटक है स्टेट यानी अवस्था। सरल शब्दों में कहें तो स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की दो घटनाओं के बीच की वो स्थिति है जो उस खास समय के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दर्शाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिर अवस्था में तब तक आराम से टिका रहता है जब तक कि कोई बाहरी घटना आकर उसे बदलने पर मजबूर न कर दे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अवस्थाएं कभी भी अपने आप नहीं बदलती। उनके बीच एक रास्ता होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, और इसी कनेक्शन को ट्रांजिशन कहते हैं। ये दो अवस्थाओं के बीच का वो संबंध है जो ये इशारा करता है कि पहली अवस्था में मौजूद ऑब्जेक्ट अब दूसरी अवस्था में प्रवेश करने वाला है। इन ट्रांजिशंस को हम उन पुलों की तरह मान सकते हैं जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि वो क्या चीज है जो इस पुल को पार करने का ग्रीन सिग्नल देती है। वो चीज है इवेंट, यानी कोई घटना।
इवेंट समय और स्थान में होने वाली एक ऐसी घटना है जो इस बदलाव या ट्रांजिशन को ट्रिगर करती है। समझ लीजिए कि इवेंट वो चिंगारी या बाहरी धक्का है जो किसी ऑब्जेक्ट को मजबूर कर देता है कि भाई अब पुरानी अवस्था को छोड़ो, पुल पार करो और एक नई अवस्था में चले जाओ। जब डेवलपर्स स्टार UML जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इन डायग्राम्स को बनाते हैं तो वे कुछ खास विजुअल सिंबल्स का उपयोग करते हैं। जैसे एक इनिशियल स्टेट या शुरुआती अवस्था को हमेशा एक ठोस काले गोले से दिखाया जाता है। यह सिस्टम का डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर आती है फाइनल स्टेट, जहां मशीन का काम खत्म हो जाता है। इसे दिखाने के लिए एक काले भरे हुए गोले के चारों ओर एक खाली गोला बना दिया जाता है। और हां, कई बार सब स्टेट्स भी होते हैं। ये मुख्य अवस्थाओं के अंदर नेस्टेड यानी समाहित होते हैं ताकि सिस्टम के अधिक जटिल व्यवहारों को आसानी से दिखाया जा सके। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस ज्ञान को असल दुनिया में उतारते हैं हमारे चौथे भाग के साथ, रोजमर्रा के स्टेट मशीन उदाहरण। हम अनजाने में ही सही हर दिन कई स्टेट मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण सी डिजिटल घड़ी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब हम समय सेट करते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? घड़ी एक तय अनुक्रम में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। सबसे पहले आती है घंटे सेट करने की अवस्था, फिर मिनट सेट करने की अवस्था और अंत में सेकंड सेट करने की अवस्था। जब घड़ी का मोड बटन दबाया जाता है, जो कि यहाँ एक इवेंट है, तो घड़ी तुरंत एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाती है ना? एकदम सीधा और सटीक उदाहरण। एक और बेहतरीन मैकेनिकल उदाहरण हमारे घरों में रखी वॉशिंग मशीन है। ये मशीन भी एक निर्धारित क्रम और अवस्थाओं का सख्ती से पालन करती है। जब इसे स्टार्ट किया जाता है तो ये वॉशिंग यानी कपड़े धोने की अवस्था में होती है, और जैसे ही इसके टाइमर या किसी अंदरूनी सेंसर से इसे कोई इवेंट या सिग्नल मिलता है तो ये तुरंत रिंसिंग यानी कपड़े खंगालने की अवस्था में चली जाती है। ये अपने आप में एक परफेक्ट रिएक्टिव सिस्टम है जो घटनाओं के आधार पर अपने फैसले लेता है और अपनी अवस्था बदलता है। अब ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। इसमें एक टेलीफोन के डायनामिक व्यवहार को पूरी तरह से मैप किया गया है। हम बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक फ़ोन कॉल आइडल यानी खाली अवस्था से शुरू होकर कई इवेंट्स के जरिए अंत में डिस्कनेक्टेड अवस्था तक पहुंचती है। फ़ोन का रिसीवर उठाना, नंबर डायल करना, लाइन कनेक्ट होना, ये सब एक एक इवेंट हैं जो फ़ोन को एक नई स्टेट में धकेलते हैं। ये डायग्राम एक पूरी की पूरी अदृश्य प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देता है। अब हम आ पहुंचे हैं अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्टेट मशीनों का महत्व और वे जोखिम को कैसे कम करते हैं। आखिर हम इन डायग्राम्स पर इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य हैं। स्टेट चार्ट डायग्राम किसी भी सिस्टम के गतिशील पहलू को और इसके पूरे जीवन काल को मॉडल करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की अलग अलग अवस्थाओं की पहले से ही सटीक पहचान कर ली जाती है तो ये तय हो जाता है कि सॉफ्टवेयर असल दुनिया में बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे उसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब चीजें गलत होती हैं या कोई अचानक से अनचाहा इवेंट आ जाता है तो ये स्टेट मशीन ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि सिस्टम क्रैश न हो बल्कि एक सुरक्षित अवस्था में चला जाए। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल छोड़ के जाते हैं। जरा सोचिए, इस वक्त हमारे आसपास मौजूद उपकरणों में कौन कौन सी अदृश्य स्टेट मशीनें चल रही होंगी? वो चाहे किचन में रखा माइक्रोवेव हो, हाथों में मौजूद स्मार्टफोन हो या फिर कार का डैशबोर्ड। अगली बार जब भी कोई बटन दबे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि बैकग्राउंड में कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ, कौन सा ट्रांजिशन हुआ और वो मशीन किस नई स्टेट में पहुंच गई। इस नजरिए से तकनीक को देखना वाकई बहुत कमाल का अनुभव है। इस दिलचस्प विषय को डिकोड करने के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।